नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है प्रोफेसर जबरीमल पारेख साहब। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। पारेख साहब से हम लगातार बात कर रहे हैं पिछले 3 एपिसोड से, आज चौथा एपिसोड है और सिनेमा पर बात कर रहे हैं। पारेख साहब जो है लंबे समय अध्यापन का काम किया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे और इग्नू में 30 साल से ज्यादा वक्त तक हिंदी साहित्य पढ़ाया है। हिंदी के बड़े चर्चित प्रोफेसर हैं और सिनेमा पर कई किताबें लिखी है। सिनेमा में उनका खास इंटरेस्ट है और इसलिए हम जो है सिनेमा पर उनसे बात कर रहे हैं। 3 एपिसोड हमने बात की है और तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरीके से सिनेमा ने अपनी विषय वस्तु बदली, किस तरह सिनेमा का कंटेंट जो है वो चेंज हुआ और पौराणिक कथाओं से वो सामाजिक कहानियों पे आया और सामाजिक सुधार पे बात हुई, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के बात हुई और कहानी जो है, जो सिनेमा की कहानी है, वो बदल गई। अब इसके आगे हम बात करेंगे पारेख साहब से। हाँ, हमने पिछली बार जो बात की थी वो सवाक फिल्मों की, टॉकी फिल्मों के बारे में बात की थी। और लेकिन उसका संदर्भ ये था कि देश की आज़ादी से पहले जो फिल्में बन रही थी, यानी 1931 में जो आलम आरा बनी और उसके बाद में कुछ और फिल्मों की चर्चा की थी, जिसमें न्यू थिएटर्स की देवदास की चर्चा की थी, हमने नीचा नगर की चर्चा की, धरती के लाल की चर्चा की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ, वह परिवर्तन यह था कि जहाँ मुख्य दौर की फिल्में, साइलेंट एरा की फिल्में जो थी, वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल थी या हिस्टोरिकल इमेजिनेशन पर थी या हिस्ट्री पर थी, लेकिन सामाजिक सवालों पर बहुत कम बनी। बनी तो सही थी, बनी तो सही, जैसा कि मैंने बताया था कि बाबूराव पेंटर ने सावकारी पाश करके एक फिल्म बनाई थी जो किसानों के कर्ज के सवाल को लेकर बनाई गई थी। वो सवाल जो बाद में, यानी कि 1925 की सावकारी पाश फिल्म के 11 साल बाद प्रेमचंद ने उसी महाजनी जो सूदखोरी है, उस सूदखोरी से किसान कैसे बर्बाद हो जाते हैं, उस पर अपना अमर उपन्यास गोदान लिखा था। उससे 11 साल पहले साबकारी पाश फिल्म साइलेंट एरा में बन चुकी थी। बहरहाल ये सब चर्चा हम कर चुके थे। आज सिर्फ मैं ये बता दूं कि 1947 से पहले एक तरह से लगभग 2 दशकों तक, यानी सवाक सिनेमा के जो 15-16 साल थे, उन 15-16 साल में बहुत सारे ऐसे फिल्मकार आ चुके थे जो सामाजिक रूप से, कहना चाहिए कि बहुत जागरूक थे। और वो चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो केवल आज़ादी की लड़ाई का सवाल ही नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बने, एक बराबरी का समाज बने और उसमें जो सामाजिक बुराइयां वो ख़त्म हो। जिसमें मैंने अछूत कन्या की भी चर्चा की थी, जो छुआछूत को ख़त्म करने के बारे में थी। तो इसी तरह से और सवाल भी थे। जैसे एक फिल्म बनी प्रभात फिल्म्स ने ही बनाई थी फिल्म किंकू करके, जो हिंदी में और मराठी दोनों में बनी थी। हिंदी में उसका नाम था दुनिया ना माने। वो फिल्म थी अनमेल विवाह के बारे में। एक बूढ़ा विदुर जो है एक यंग लड़की से शादी करता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध, और उसे किस तरह की मानसिक प्रताड़ना से महसूस होती है। और वो व्यक्ति भी बाद में धीरे धीरे महसूस करता है कि उसने अपराध किया है एक यंग लड़की से शादी करके। इसी तरह से पड़ोसी नाम की फिल्म बनी, प्रभात फिल्म्स ने ही बनाई थी पड़ोसी नाम की फिल्म, जो सामाजिक सौहार्द के बारे में थी, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। इसी तरह से एक और फिल्म बनी थी मानुस करके, और उस मानुस के माध्यम से भी जो है प्रभात फिल्म्स ने एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है, उस प्रोस्टिट्यूट के जीवन के कष्टों के बारे में, उनकी तकलीफ़ों के बारे में, और एक सिपाही होता है गणपत नाम का, उसकी प्रेम कहानी भी प्रस्तुत की है। तो आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी। राम शास्त्री बनाई थी वी दामले और फतेहलाल ने। संत तुकाराम बनी थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई अपने समय में और उसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। मेरे कहने का मतलब है कि इस दौर के अंदर जो फिल्में हैं, वो फिल्में जो बन रही थी, वो फिल्में इस लिहाज से बन रही थी
कि एक समाज को एक संदेश जाए और समाज अपने को बदले, समाज बदले, और जो जातिगत भेदभाव है और स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न का भाव है वो सब समाप्त हो। और जो साहित्य काम करता है वो ये सिनेमा के माध्यम से भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। यह संदेश उस दौर की फिल्में दे रही थी। तीन सिनेमा फिल्म कंपनियां जो थी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी: प्रभात फिल्म्स, न्यू थिएटर्स और बॉम्बे टॉकी, जिनकी चर्चा हमने पिछली बार भी की थी। और जो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा था वो यह कि इस दौर में आज़ादी का आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी इस दौर में। इस दौर में इप्टा की स्थापना हो चुकी थी, जिस इप्टा ने जो है धरती के लाल फिल्म बनाई थी। और इसी दौर में जो है ऐसे बहुत सारे कलाकार हमारे हिंदी सिनेमा से या भारतीय सिनेमा से जुड़े जिन्होंने बाद में जाकर बहुत उल्लेखनीय काम किया। अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है, ऐसे बहुत सारे कलाकार आज़ादी से पहले आ चुके थे। नूरजहाँ है, कुंदन लाल सहगल है। तो इन सब की चर्चा जो है बहुत विस्तार से यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 1947 से पहले हिंदी सिनेमा या हिंदुस्तानी सिनेमा जिसे कहना चाहिए, वो हिंदुस्तानी सिनेमा ने एक ऐसा रास्ता अपना लिया था जो सामाजिक बदलाव से जुड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से वो सामाजिक बदलाव का संदेश दे रहे थे। और मैंने एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित की थी कि इस समय साहित्यिक कृतियों पर भी फिल्में बनने लगी थी। खुद प्रेमचंद पटकथा लिखने के लिए आए थे और प्रेमचंद की रचना सेवा सदन पर फिल्म बनी थी। प्रेमचंद ने मजदूर नामक एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। प्रेमचंद की इस सेवा सदन पर साउथ में, तमिल में फिल्म बनी थी। और चित्रलेखा फिल्म बनाई थी केदार शर्मा ने, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था 1941 में। कुछ फिल्में ऐसी बनी जो दोबारा बाद में फिर बनी, जैसे कि औरत फिल्म बनाई थी महबूब ने, वही औरत जो 1957 में फिर मदर इंडिया के नाम से दोबारा बनी। इसी तरह से चित्रलेखा जो 1941 में केदार शर्मा ने बनाई थी, वो आज़ादी के 10-15 साल बाद में फिर चित्रलेखा के नाम से केदार शर्मा ने ही बनाई थी, जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार थे। कहने का मतलब है कि ये जो आज़ादी से पहले एक तरह से हिंदुस्तानी सिनेमा की एक मजबूत बुनियाद रखी जा चुकी थी। और वो मजबूत बुनियाद जो है वो आगे कैसे 1947 के बाद सिनेमा विकसित हुआ, सिनेमा आगे बढ़ा, इसकी चर्चा अब हम यहाँ आज करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दें कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो सामान्य स्थितियों में आज़ाद नहीं हुआ। वह आज़ाद हुआ तो देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना और इस तरह से जो है उस पाकिस्तान बना और देश का बंटवारा हुआ। एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग शरणार्थी बनकर एक जगह से दूसरी जगह गए। लगभग ऐसा माना जाता है कि करीबन 1.5 करोड़ लोग जो है वो उस दौर में एक जगह से दूसरी जगह गए। 8-10 लाख लोग मारे गए, औरतों की इज्जत लूटी गई। ये बहुत ही भयावह दौर था जो विभाजन का, और ये भयावह दौर था। इस भयावह दौर में से निकलकर हमारे देश का निर्माण होना था। और ध्यान दें कि हमारे देश ने वह रास्ता नहीं चुना जो पाकिस्तान ने चुना, यानी कि हमने धर्म के आधार पर अपने देश की नींव नहीं रखी, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में रखी। और संविधान जो बनाया गया 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, वो 1949 के नवंबर में जिसे स्वीकृति दी गई और 1950 26 जनवरी 1950 से जिसे लागू किया गया, वह संविधान जो है उसके मूल्य आधुनिक समाज के मूल्य थे, जिसमें मुख्य चीज़ें थी लोकतंत्र, जिसमें समानता, सामाजिक न्याय कह सकते हैं,
गणतंत्र रिपब्लिक तो था ही, उसके अलावा फेडरलिज्म जिसे संघवाद कहते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि हम एक स्वयंभू गणराज्य के रूप में अपने को स्थापित किया। और जिस संविधान के सामने भारत का हर नागरिक, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसके वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोल रहा हो, किसी भी नस्ल का हो, अगर वो भारत का नागरिक है, स्त्री हो या पुरुष हो, सब समान है। और इस समानता का जो संदेश संविधान के माध्यम से दिया गया था, ये जो आज़ादी के बाद बनने वाली जो फिल्में हैं, शुरुआती फिल्में, खासतौर पर शुरू के 15 साल, 1.5 दशक की जो फिल्में हैं, जिसे हम नेहरू एरा की फिल्में कह सकते हैं, नेहरू युग की फिल्में, ये इन फिल्मों के बुनियाद में वे मूल्य थे जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान में उभर कर सामने आए थे, और जिन मूल्यों के आधार पर हमारे यहाँ संविधान का गठन हुआ था। इसलिए अगर आप ध्यान दें तो इस दौर की, खास तौर पर 1947 से लेकर 1964-65 तक जो फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों को पर हमें अगर विचार करना है तो हमें संविधान के इन मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उन फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं शुरुआती दौर में कुछ खास प्रवृत्तियों की चर्चा करूंगा, और उसके बाद में ज़रूरत हुई तो हम कुछ खास फिल्मों की, जैसे मदर इंडिया है, प्यासा है, नया दौर है, 2 बीघा ज़मीन है, मुगले आजम है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन पर अलग अलग भी हम चर्चा करेंगे, जो क्लासिकल मानी जाती है और जो एक तरह से कहना चाहिए एक माइल स्टोन है हिंदुस्तानी सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का। तो कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के लड़ाई के बाद जो फिल्में बन रही थी, वो फिल्में उसी परंपरा को जो आज़ादी से पहले जिसके लिए संघर्ष हो रहा था और जो धीरे धीरे सामने आ रही थी, जिन कुछ फिल्मों की मैंने आपके सामने चर्चा की, देवदास, अछूत कन्या, मानुस, आदमी, दुनिया न माने, पड़ोसी, ये जो फिल्में सब बन रही थी, इन फिल्मों की परंपरा को ही आज़ादी के बाद में जो है आगे बढ़ाया गया। अब हम फिल्मों पर चर्चा करने से पहले ये देखें कि जो नई सरकार बनी, जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनी, नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका सिनेमा के प्रति क्या रवैया था, उस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में जो विकास हुआ, उस विकास का इस से बहुत गहरा संबंध है। नेहरू, जैसा कि हम जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुत ही जागरूक व्यक्ति थे, और वो चाहते थे कि भारत हर क्षेत्र के अंदर तरक्की करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े और एक आधुनिक राष्ट्र बने। सिनेमा की शक्ति के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि सिनेमा जो है उसकी क्या भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे काम भी हुए सरकार द्वारा जो शायद न होते तो और बेहतर होता। जैसे सरकार ने, नई सरकार जो आई, उसने थोड़े अरसे बाद ही सिनेमा पर जो टैक्स लगता है, वो टैक्स लगभग दुगना कर दिया, 50% टैक्स बढ़ा दिया। ये एक तरह से बड़ा दबाव था। एक नई औद्योगिक क्षेत्र है, ये औद्योगिक फिल्में एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, और वहाँ पर टैक्स का बढ़ाया जाना सामान्य जो दर्शक होते हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। उसका विरोध हुआ और विरोध किया गया, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का भी जो है सरकार को आभास हुआ जो फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। तो एक कमेटी बनाई गई, एस.के. पाटिल जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे, एस.के. पाटिल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसने कई सारे जो है सिफारिशें की सरकार से, जिन सिफारिशों के कारण बाद में सिनेमा से संबंधित कई संस्थान बने। जैसे सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश उन्होंने ये की कि
इनको प्रोत्साहित, सिनेमा फिल्म बनाने वालों को प्रोत्साहित करने में सरकार को भी योगदान करना चाहिए। तो उन्होंने ये सिफारिश की कि एक फिल्म वित्त निगम बनाया जाए, फिल्म वित्त निगम बनाया जाए जो फिल्मकारों को कर्ज दे कम ब्याज पर, ताकि वो फिल्में बना सके। आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही महंगा माध्यम है, बहुत खर्चीला माध्यम है, और जो फिल्म बनाना चाहते हैं, सचमुच जो अच्छी बेहतर फिल्में बनाना चाहते हैं, वो कलाकार, वो फिल्मकार, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके पास पैसा हो या वो पैसे का जो है निवेश का इंतजाम कर सकें। इसलिए सरकार ने फिल्म वित्त निगम की स्थापना करने के बारे में जो है एक प्रस्ताव रखा, जो बाद में फिल्म वित्त निगम बना भी, और जिसके माध्यम से फिल्मकारों को कर्ज भी दिया गया, फिल्मकारों को आर्थिक सहायता दी गई। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई, संस्तुति की गई, वो यह है कि भारत में जो फिल्में बनती है उन फिल्मों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जो अच्छी फिल्में बने उनको पुरस्कार दिया जाए और वो नेशनल अवार्ड के रूप में जानी जाए, यानी कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में उनकी मान्यता हो, और भारत की हर भाषा में बनने वाली फिल्मों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। शुरू में कुछ पुरस्कार कम शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे पुरस्कारों का दायरा काफ़ी बढ़ाया गया। राष्ट्रीय पूरे देश के अंदर जो सबसे अच्छी फिल्म होती है उसको भी पुरस्कृत किया गया, और अलग अलग भाषाओं में कौन सी फिल्में उत्कृष्ट हैं उनको भी दिया गया। फिल्म के निर्देशक के लिए अलग पुरस्कार हुआ, फिल्म में अभिनय करने वालों के लिए अलग पुरस्कार हुआ। तो एक तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो अब भी दी जाती है। ये महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि उसके पहले फिल्म फेयर अवार्ड, जो प्राइवेट अवार्ड है, वो भी चलता है, और आजकल तो और बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्मों से संबंधित। लेकिन जो प्रतिष्ठा राष्ट्रीय पुरस्कारों की रही है, वो प्रतिष्ठा किसी को नहीं हासिल हुई, और ये एक महत्वपूर्ण है। 1953 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तीसरी सिफारिश इस कमेटी ने ये की थी कि हर साल नहीं तो कुछ अंतराल के साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था हो यहाँ पर। मतलब ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमें आयोजित करना चाहिए, जहाँ दुनिया भर के फिल्मकार अपनी फिल्में लेकर आए, और जिन्हें कि हिंदुस्तान के फिल्मकार भी देखें और हिंदुस्तान के वे दर्शक भी देखें जो अच्छे सिनेमा में, उत्कृष्ट सिनेमा में रुचि रखते हैं। आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी 52-53 के अंदर हुई। अमेरिका, दिल्ली के अंदर इसके फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, बम्बई में मनाया गया, कलकत्ता में मनाया गया, कई जगह, और ये सिलसिला अब भी चल रहा। अब वो सिर्फ गोवा में मनाया जाता है, लेकिन एक लंबे समय तक और जगहों पर भी हुआ। ये इसका बहुत लाभ हुआ। इन्हीं फिल्म फेस्टिवल में नए फिल्मकारों को, युवा फिल्मकारों को और भारतीय फिल्मकारों को ऐसी फिल्में देखने का मौका मिला जिनका प्रभाव उनकी फिल्मों पर बाद में बहुत गहराई तक गया। जैसे डी सिका की फिल्म बाइसिकल थीफ जो है, वो यहीं देखने को मिली लोगों को। इसी तरह से फेलिनी की फिल्में, और भी बहुत सारे जो बड़े फिल्मकार थे दुनिया में जिनका नाम था, उनकी फिल्में उन्हें देखने को मिली और उससे सीखने को मिला। तो ये एक और महत्वपूर्ण काम किया गया। एक और काम किया गया जिसका भी बहुत महत्व है, वो यह है कि इस पटेल कमेटी ने ये सिफारिश की कि अच्छे फिल्मकार पैदा करने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। तो एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोला गया पुणे में। पहले उसका नाम इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट रखा गया, लेकिन जब टेलीविज़न भी लोकप्रिय होने लगा तो उसका नाम इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कर दिया गया। वो पुणे में आज भी है, जहाँ पर पहले प्रभात फिल्म्स का स्टूडियो था, प्रभात फिल्म्स का पूरा ऑफिस और स्टूडियो था। उसी में ये फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जहाँ हर साल सिनेमा से जुड़े हुए कई क्षेत्रों के अंदर शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और 1970 के आसपास वहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार
फिल्मकार भी, निर्देशक भी, पटकथा लेखक भी, कई लोग उसमें से निकले। इसी तरह की एक संस्था चेन्नई में, जिसे उस जमाने में मद्रास कहा जाता था, वहाँ फिल्म टेक्नोलॉजी से संबंधित एक इंस्टीट्यूट खोला गया। तो फिल्म टेक्नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरह का नाम था। वो भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान बना, जो फिल्म टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें जो ईजाद हो रही थी उन उनकी ट्रेनिंग देने के लिए उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा कुछ संस्थाएं और खोली, बल्कि जैसे फिल्म्स डिवीज़न, जिनका काम था न्यूज से संबंधित फिल्में बनाना, न्यूज रील जिसे कहा जाता था। उसकी शुरुआत बहुत शुरू में ही हो गई, 50-51 में ही हो गई थी, और वो लंबे समय तक न्यूज रीलें बनती रही। आप जानते हैं कि पहले जब 50-60 के दशक में, 70 के दशक में हम फिल्म देखने जाते थे, तो उसके शुरुआत में न्यूज रील जरूर दिखाई जाती थी। अब वो परंपरा लगभग बंद हो गई है। इसी तरह से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनाई गई, जो बच्चों के लिए फिल्में बनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का बनाना इस बात को दिखाता है कि उस समय की सरकार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में किस किस तरह के संभावनाएं अंतर्निहित हैं, उन संभावनाओं की तरफ उनका ध्यान था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि तत्कालीन सरकार ने, और ये सब नेहरू सरकार ने किया, ये जो नेहरू सरकार ने किया, ये काम बाद के किसी भी सरकार ने नहीं किया। टैक्स तो बढ़ाया बाद वालों ने भी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो नेहरू सरकार ने किया वो काम जो है और किसी ने नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे बताया कि टैक्स बढ़ाने का काम नेहरू सरकार ने भी किया था। एक और काम ऐसा हुआ जिससे फिल्म वालों के गले नहीं उतरा, वो ये था कि जो आकाशवाणी है वहाँ से फिल्मी गानों का बजना बंद कर दिया गया। एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे, बीबी केसकर करके। वो ये मानते थे कि ये सिनेमा जो है, यह हमारी जो क्लासिकल म्यूजिक की परंपरा है, क्लासिकल गायकी की परंपरा है, ये क्लासिकल म्यूजिक और गायकी की परंपरा को ये नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने आकाशवाणी पर फिल्मी गानों के बजने को प्रतिबंधित कर दिया। ये सिनेमा के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि आप जानते हैं सिनेमा के गाने तब भी बहुत लोकप्रिय थे, आज भी लोकप्रिय है, और उनको ये मानना कि वो क्लासिकल म्यूजिक के विरोध में है, ये कोई बहुत सही ये निर्णय ये नहीं था। ये कब की बात है, कौन से ईस्वी की बात है? ये 52-53 की बात है, मतलब शुरुआती बात है, ठीक है, नेहरू के समय की बात है। तो ठीक ठीक सन तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन खास यह है कि वो शुरुआती बात है। और आप मतलब ये देखिए कि बेजू बावरा फिल्म जो बनी थी, संभवतः 52-51 में बनी थी, उससे पहले ये प्रतिबंध लग गया था। मतलब देश आज़ाद होने के बाद ही, थोड़े समय बाद ही आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से फिल्मी गाने नहीं बजते थे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं सामने आई जो फिल्मी गाने बजाने लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रीलंका से बजने वाला रेडियो सिलोन से। आप जानते हैं कि कई दशकों तक रेडियो सिलोन से जो बिनाका गीत माला आती थी वो घर घर में सुना जाता था, और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि सरकार को दोबारा सोचना पड़ा। पाकिस्तान में भी हुआ ऐसा। पाकिस्तान वालों ने भी अपने जो सरकारी रेडियो थे या प्राइवेट रेडियो थे, उस पर हिंदुस्तानी फिल्मी गाने बजाते थे वो भी, क्योंकि हिंदुस्तानी गाने बहुत ही लोकप्रिय थे। तो ये जब हुआ और इसकी बहुत तीव्र आलोचना होने लगी कि भाई क्यों ऑल इंडिया रेडियो पर क्यों नहीं बजने चाहिए, तब सरकार ने हिंदी के गीतकार जो फिल्मों के लिए भी लिखते थे और जो प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, नरेंद्र शर्मा को ये दायित्व सौंपा कि वो ये बताए कि फिल्मी गाने किस तरह से प्रसारित करे। और तब उन्होंने एक सुझाव दिया
कि विविध भारती नाम का एक नया चैनल रेडियो पर शुरू किया जाए, जो एक्सक्लूसिवली मनोरंजन के लिए हो और जिस पर फिल्मी गाने बने, कि फिल्मी गाने बजे। और आप देखते कि वो विविध भारती जो है, तब से जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक वो विविध भारती बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि उसने फिल्मी गानों को एक नई जान दी। मज़ेदार बात यह है कि बेजू बावरा फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई थी। अगर आप बेजू बावरा को ध्यान से देखें तो एक तरह से बेजू बावरा जो है वो ये साबित करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें नौशाद ने संगीत दिया था और जिसमें उस्ताद आमिर खान ने गाया था और विष्णु दिगंबर पेलुस्कर ने गाया था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया था। और उसमें क्लासिकल म्यूजिक कितना लोकप्रिय हो सकता है फिल्मों के माध्यम से, वो बताया नौशाद ने उस फिल्म के माध्यम से। बेजू बावरा के सब गाने बहुत प्रसिद्ध हुए। एक तरह से जो मिनिस्टर साहब ने, कैसकर साहब ने जो कानून बनाया था, उस कानून का बहुत ही आर्टिस्टिक और क्लासिकल जवाब था बेजू बावरा फिल्म। ये ध्यान देना चाहिए। बेजू बावरा के गीत आज भी सुने जाते हैं। आप जानते हैं कि बेजू बावरा में जो संगीत की, क्लासिकल संगीत की प्रतियोगिता होती है, उसमें एक लोक गायक बेजू जो है वो उन शास्त्रीय गायकों को हरा देता है, शास्त्रीय गायन गाकर। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और गा रहा था, वो शास्त्रीय गायन गाकर हरा देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी सिनेमा, भारतीय सिनेमा पर जब हम बात करें तो सरकार के इस रवैये को, जो कुल मिलाकर एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया था नेहरू दौर का, उस पॉजिटिव रवैया ने हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम सही परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के बाद जो बनने वाली फिल्में हैं, जिनके बारे में हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और विस्तार से। ये मैंने इसलिए चर्चा करना ज़रूरी समझा क्योंकि कई बार ये परिप्रेक्ष्य सामने नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि ये तो बस ऐसे ही एक उद्योग है और ये सरकारों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। उस समय सरकारों की दिलचस्पी थी। सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए। आप एक एक काम को याद करिए कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। फिल्मों के लिए पुरस्कार देना, फिल्म बनाने वालों के लिए कर्ज की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए फिल्म बनाने के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनाना, फिल्म वालों की ट्रेनिंग के लिए एक संस्थान बनाना, और ये सब काम जो है नेहरू दौर में हुआ। सबसे बाद में जो काम हुआ था 1964 में फिल्म आर्काइव्स की स्थापना हुई थी पुणे में। और उस फिल्म आर्काइव्स में मैं खुद वहाँ पर 1 महीने का कार्यक्रम में भाग ले चुका हूँ। वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन फिल्में रखी गई है, जिनको देखकर हम फिल्म के विश्व भर की महान फिल्मों के बारे में जान सकते हैं। तो ये सब काम नेहरू युग में हुआ और इस बात को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया बातचीत रही और सिनेमा की जो नींव रखी गई जिस तरह से आज़ादी के बाद, उसकी पूरी चर्चा की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले एपिसोड में जब आप बात करेंगे तो नेहरू के प्रभाव और संविधान के प्रभाव का असर कितना गहरा था भारतीय सिनेमा पर, इस पर भी बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, आप सब जरूर बताइएगा, ताकि हम और इसमें अगर कुछ सवाल है तो सवाल पूछिएगा, हम सर से सवाल पूछेंगे। और कुछ और जानना चाहते हैं कि फलाना सिनेमा पे फलाना विषय अगर कुछ छूट गया है तो उस पर भी चर्चा कीजिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि पारेख साहब के साथ ऐसा हीरा हमको मिल गए हैं पारेख साहब, ऐसे खान हमको मिल गए हैं पारेख साहब, कि भारतीय सिनेमा को लेकर के जितनी बातें की जा सकती है, वो तमाम बातें, तमाम पहलुओं को, तमाम आयामों को हम उसको समझेंगे, उसको विस्तार से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो आप सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।